आज ही क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 3 को देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम आपको काव्य शास्त्र से संबंधित क्या है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, जैसा कि हमने आपको 2 क्लासेस में काव्य शास्त्र की प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, तो आज का जो हमारा सेट होगा वो क्या होगा 3। तो देखिए इसमें क्या है, हमने वक्रोक्ति संप्रदाय है, आपका अलंकार संप्रदाय है, काव्य प्रयोजन है। तो इन संप्रदायों से और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको यहाँ पे लिया है। आगे भी आपको काव्य शास्त्र में 2-3 क्लासें और देखने को मिलेंगी भारतीय काव्य शास्त्र में। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम कथन किसका है। तो देखिए यहाँ पे आपको कथन दिया है, आपको ये बताना है कि यह कथन किस विद्वान ने कहा है। अगर आपने वक्रोक्ति संप्रदाय को पढ़ा होगा तो आपको उसके प्रवर्तक जरूर पता होंगे। ठीक है, तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कुंतक। ठीक है, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कुंतक हैं। ये 10वीं सदी के हैं। ये भी आपको याद रखना है कि कौन सी सदी के कौन से विद्वान हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 10वीं सदी के विद्वान हैं और ये वक्रोक्ति संप्रदाय के क्या है प्रवर्तक हैं। ठीक है, तो इन्होंने ही क्या है वक्रोक्ति काव्य जीवितम, ठीक है, इस कथन की पुष्टि की है। ठीक है, यानी कि वक्रोक्ति के माध्यम से ही क्या है काव्य जीवित बनता है, यानी काव्य में जान आती है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका ए, कुंतक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन भी हमारा एक कथन है। तो देखते हैं कि साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी युग के भावात्मक जीवन के प्रतिमान होती हैं, जो समाज और सामाजिक जीवन को भली या बुरी दशा में ले जाने की प्रबल सामर्थ्य रखती हैं। देखिए आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा कथन ही क्यों करा रहे हैं, जैसा आपको पता ही होगा कि देखिए नॉर्मल क्वेश्चंस अब आना बंद हो गए हैं। ठीक है, सबको पता है, लेकिन बच्चे कहाँ अटकते हैं, कथन में ज़्यादा अटकते हैं। क्योंकि देखिए हर विद्वान का अपना अलग मत है। जब अगर हम बात करें, जैसे कोई अगर काव्य प्रयोजन पर बात कर रहा है, काव्य हेतु पर बात कर रहा है, तो देखिए चीज़ तो वही है ना, बस उसमें आप थोड़े शब्दों का हेरफेर कर देते हैं, तो कन्फ्यूज़न हमें यहीं से स्टार्ट हो जाती है कि ये कथन इन्होंने कहा या इन्होंने कहा है। तो वही बात है, अगर हम कथनों को अच्छे से पढ़ेंगे तो इससे क्या चीज़ें हमारे रिवाइज होने लगेंगी। तो वही हमारा यहाँ पे प्रयास है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कथन कराए जाएं। तो जैसे कि इसमें लिखा है कि साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी युग के भावात्मक जीवन के प्रतिमान होती हैं, जो समाज और सामाजिक जीवन को भली या बुरी दशा में ले जाने की प्रबल सामर्थ्य रखती हैं। अब ये जो कथन है ये आपके किससे संबंध रखता है? काव्य प्रयोजन से। ठीक है, अब इसमें क्या बात कही है विद्वान ने कि एक काव्य क्या है, काव्य क्या होता है, आपको क्या है भली या बुरी दशा में ले जाने का एक जरिया होता है। अब देखिए अगर कोई अच्छा काव्य लिखा जा रहा है, कोई अच्छी रचना लिखी जा रही है जिसका समाज पर, व्यक्ति पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है, तो देखिए उसकी जो रचना है तो वो क्या है सकारात्मक प्रभाव डालेगी किस पर? पाठकों पर। ठीक है, अगर वहीं कोई राइटर या कोई कवि कोई गलत चीज़ें लिखना स्टार्ट कर दे, है ना, जैसे कि अभी सोशल मीडिया पे हम देख लें पोएम ऐसी अश्लीलता भरी लिखी जा रही हैं, तो वो सारी चीज़ें, तो इनका जो प्रभाव है वो गलत पड़ता है। तो वही बात इसमें कही गई है कि जो काव्य होता है, जो हमारी कविता है ना, तो उसमें क्या है जीवन को भली या बुरी दशा में ले जाने की क्या है प्रबल क्षमता या सामर्थ्य होता है। तो ये कथन किसने कहा है, अब आपको ये देखना है। तो आपके जो विद्वान है रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, या गुलाब राय जी ने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, या आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। देखिए कन्फ्यूजन कहाँ होती है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो नाम है वो महान आलोचकों में आता है। ठीक है, 2-3 नाम ऐसे हैं, कन्फ्यूजन वहाँ रहती है। देखिए आपके नगेंद्र भी महान आलोचक हैं, है ना। तो अगर हम कथनों को पढ़ें तो ये कथन जो किसने कहा है, आपके आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने इस कथन को कहा है कि साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी युग के भावात्मक जीवन के प्रतिमान होती हैं। देखिए कोई कोई रचना ऐसी होती है तो हमें उस काल की परिस्थितियों का वर्णन मिलता है। जैसे हम भक्ति काल को लें, भक्ति काल में जो आपकी रामचरितमानस लिखी गई है ना, तो वो क्या है अपने काल को, अपने समय को प्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। तो यही तो क्या है लिखा तो तुलसीदास ने है, अपनी भावनाएं लिखी हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या है उस समय को प्रदर्शित किया है ना। तो देखिए अब उनके ग्रंथ को, उनकी रचना को लोग धार्मिक ग्रंथ की तरह पूछते हैं, तो वो सारी चीजें, तो वो चीज यहाँ पे कहने की कोशिश की गई है कि चाहे कोई सा भी काव्य हो, आपकी कविता हो, आपकी कोई भी
कहानी हो, उपन्यास हो, अगर आप सकारात्मक दृष्टिकोण से लिखेंगे तो इसका प्रभाव बच्चों पर क्या है, सकारात्मक पड़ेगा। अगर गलत लिखते हैं तो उसका प्रभाव गलत ही पड़ेगा। वो सारी चीजें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन भी हमारा कथन ही है कि साहित्य जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उनकी सौंदर्य की चाह पूरा करने वाला साधन है। यह कथन किसका है? देखिए पहले कथन को समझें। पहली बात, साहित्य जनता की वाणी है, बिल्कुल ठीक है। हम जो कुछ भी साहित्य में देखते हैं, पढ़ते हैं, वो समाज में चल रहा होता है, ठीक है। उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, ठीक, उनकी सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन है। अब देखिए एक उदाहरण से समझें, जब युद्ध हुआ करते थे, आदिकाल की कोई भी रचना ले लें, ठीक है, वीर रस से ओतप्रोत कोई रचना ले लें, वहीं हम बात करें भूषण की, तो वीर रस की जब ओतप्रोत जो रचना ली जाती थी तो क्यों करते थे? जब कोई युद्ध होता था भारी, तो उसमें क्या है, अपने सैनिकों के अंदर क्या है, वीर रस की उत्पत्ति करें, है ना, तो ताकि उनमें जोश जगे और वो युद्ध करें। तो वही सारी चीज है कि जो कविता होती है, एक तो देखिए वो आपका मार्गदर्शन तो करती है, ठीक है, आपका मनोबल भी बढ़ाती है। अगर आप कोई उत्कृष्ट रचना को पढ़ते हैं तो आप देखिए आपकी मानसिक स्थिति चेंज होने लगती है। आप पहले क्या होते हैं और उस रचना को पढ़ने के बाद आपका जो स्वभाव है वो बदल जाता है। तो वो वहाँ यहाँ पे कहने की कोशिश की गई है। तो साहित्य जनता की वाणी है, उसकी जातीय चरित्र का दर्पण है, प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उनकी सौंदर्य की चाह पूरा करने वाला साधन है। यह कथन किसने कहा है? तो ऑप्शन है आपके श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। देखिए इसमें सबसे पहले कंफ्यूजन 3 विद्वानों को लेके आएगी आपको। एक तो आपके आएंगे रामचंद्र शुक्ल जी, उसके बाद श्याम सुंदर दास और रामविलास शर्मा, ठीक है। क्योंकि साहित्य जनता से तात्पर्य 2 शब्दों को अगर देखें तो रामचंद्र शुक्ल ने भी ऐसा ही साहित्य से जुड़ता हुआ एक टिप्पणी दी हुई थी। लेकिन अगर हम इस कथन को पूरा पढ़ेंगे ना तो हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि इसमें जातीय चीज का प्रयोग हुआ है ना, किसके मत हैं, किसके विचार हैं। तो कौन से ऑप्शन इसमें सही होगा आपका? रामविलास शर्मा। ये महान आलोचक हैं, इन्होंने अपने हर क्षेत्र पे क्या है, अपनी आलोचना को प्रदर्शित किया है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब देखिए, अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है अथा कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई। पहले कथन को समझे, अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है अथा कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई। यह कथन किसने कहा है? ठीक है, तो इसमें आपको बताना रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र या नामवर सिंह। तो ये जो कथन है, अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है, ठीक है। देखिए जो चीज हम व्यक्त नहीं कर सकते वो जगत के माध्यम से क्या अभिव्यक्त होती है, और अभिव्यक्त की वाणी क्या है? काव्य, ठीक है। तो कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है, तो ये कथन कहा गया है। तो ये रचना किसकी है? आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ये कथन याद रखेंगे, बहुत ही जरूरी कथन है, ठीक है। चलते हैं आगे। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। अब देखिए ये कथन आपके यूजीसी नेट में जो आपका 2021 और 22 में ये कथन पूछा गया था, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो यह कथन किस विद्वान का है? तो किसका? ये सुमितानंद पंत का, ठीक है। अब देखिए इसी पंक्ति से मिलता जुलता एक कथन और आपको बताते हैं कि कविता परिवेश की पुकार है। यह कथन किसका है? ये कथन भी आपने सुना होगा, ठीक है। एक तो यही है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसने कहा है? सुमितानंदन पंत ने। वहीं अगर बात करें कविता परिवेश की पुकार है, ये कथन किसने कहा है? तो ये कहा है आपके निराला ने, ठीक है। तो याद रखेंगे इस कथन को भी। चलते हैं आगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिभा को नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा किसने कहा है? ये भी पूछा गया है, आपको ये याद रखना है कि ये प्रतिभा को नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा किसने कहा है? तो किसने कहा है? आपके भट्टलोलट ने। किसने कहा है? भट्टलोलट ने, ठीक है, भट्टलोलट ने, याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला भी कथन आ रहा है आपके, धर्मार्थ काम मोक्षेषु बेच श्रव्य कलासु चा करोति कीर्ति प्रीति चा साधु काव्यम निषेवणम। तो ये कथन किसने कहा है? किस आचार्य ने इस कथन की पुष्टि की है? तो आपके बामन ने, भामा ने,
मम्मट ने, भरत मुनि ने। तो पहले कथन को समझें। तो ये जो कथन है ये क्या है, काव्य प्रयोजन के संबंध में लिखा गया है। काव्य प्रयोजन कि काव्य की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों व्यक्ति काव्य लिखता है। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है, इसी के साथ साथ कीर्ति के लिए, यश के लिए, है ना, शांति के लिए क्या है, जो मनुष्य है, जो कवि हैं, वो कविता लिखते हैं, इसलिए क्या काव्य लिखा जाता है। तो ये कथन किसका है, आपके भामा का। ठीक, ऐसे ही देखिए मम्मट का एक कथन है। तो मम्मट ने 6 बिंदुओं को लेकर क्या है, काव्य प्रयोजन को माना है। ठीक है, तो उस कथन को भी याद रखेंगे आप। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि आत्मानुभूति को काव्य प्रयोजन मानते हैं। अब देखिए आत्मानुभूति और आत्मा अभिव्यक्ति, देखिए काव्य प्रयोजन के संबंध में देखें तो आत्मानुभूति को काव्य प्रयोजन किसने माना है, आपके आचार्य नरेंद्र दुलारे वाजपेयी ने। ठीक है, लेकिन अगर हम आत्म अभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन के दृष्टिकोण से देखें तो किसने माना है, नगेंद्र ने। तो यहाँ पे आत्मानुभूति की बात हो रही है काव्य प्रयोजन के दृष्टिकोण से, तो इसमें कौन आएंगे, आपके आचार्य नरेंद्र दुलारे वाजपेयी। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए भामा ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है। पहली बार भामा, जैसे मैंने आपको बताया ही था कि आपके अलंकार जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक हैं। भामा आपके अलंकार संप्रदाय के क्या हैं, प्रवर्तक हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, अलंकार से के संबंध में अपने मत को रखा, अपने दृष्टिकोण को लिखा, ये सारी चीजें। अगर हम बात करें कि भामा की रचना की, तो इनकी रचना का भी नाम याद होना चाहिए आपको, काव्य अलंकार। ठीक है, काव्य अलंकार। कौन सी सदी के हैं ये, तो ये हैं 6ठी सदी के विद्वान हैं। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या पूछा है कि भामा ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है, तो आपको बताना है 8, 10, 38 या 32। तो देखिए भामा ने 38 अलंकारों का वर्णन किया है। याद रखेंगे क्योंकि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो याद रखनी है चीजें। 38 अलंकारों का वर्णन किया है, जिसमें से आपके 2 शब्द अलंकार हैं, 2 शब्दालंकार हैं। ठीक है, और 36 आपके क्या हैं, अर्थालंकार हैं, अर्थालंकार हैं। ठीक, तो ये सारी चीज हो गई। वहीं हम बात करें, देखिए ये तो भामा का हमने आपको बता दिया, 1-2 विद्वानों का और देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें कि भरत मुनि ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है, कितने अलंकारों का उल्लेख किया है, एक क्वेश्चन आपका ये भी है। ठीक है, तो कितने का किया है, 4 का। याद रखना है आपको, कितने का किया है, 4 अलंकारों का। ठीक है, अब देखिए 4 में कौन कौन से हैं, इसमें आपके उपमा, ठीक है, रूपक, दीपक और यमक। इन्होंने 4 अलंकार माने किसने, भरत मुनि ने, जिसमें आपका रूपक, उपमा, दीपक, यमक हैं। तो आपको एक विद्वान के ऐसे याद हुआ। ठीक, ये सारी चीजें। अब बात करें हम आचार्य, एक और विद्वान का देख लेते हैं, उद्भट की। तो देखिए उद्भट ने कितने अलंकार माने हैं, 41। कितने माने हैं, 41। ठीक है, और वहीं अगर बात करें बामन की, तो बामन ने कितने अलंकार माने हैं, आपके 32 अलंकार। ठीक है, दंडी ने देखिए आप कितने अलंकार माने हैं, इन्होंने जो दंडी हैं उन्होंने 10 अलंकार माने हैं। वहीं कुंतक ने कितने माने हैं, 20 अलंकार। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी न किसी विद्वान से क्वेश्चन उठा लेते हैं कि भामा ने कितने अलंकार माने हैं, तो ऑप्शन दे दिया। वहीं अगर भामा की जगह भरत मुनि पूछा तो कितने हैं, 4 हैं। उद्भट ने 41 माने हैं, बामन ने 32 माने हैं, कुंतक ने 20 माने हैं, दंडी ने 10 माने हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, आपको याद होनी चाहिए। ठीक, चलते हैं आगे। अब देखिए भामा ने अलंकार का मूल किसे माना है। ठीक है, भामा ने अलंकार का मूल किसे माना है, रस को माना है, वक्रोक्ति को माना है, ध्वनि को माना है, अतिशयोक्ति को माना है। तो देखिए भामा ने क्या है, अलंकार का मूल किसे माना है, वक्रोक्ति को।
ठीक है, किसे माना, वक्रोक्ति को। याद रखना ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूछा गया है। देख कंफ्यूजन कहाँ होती है, वक्रोक्ति की जगह कुछ लोग अतिशयोक्ति कर जाते हैं, पर अतिशयोक्ति को किसने माना है, दंडी ने। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलते हैं आगे। अब देखिए रचना दी हुई है, आपको बताना है कौन इसके रचनाकार हैं, किसका ये ग्रंथ है। तो अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ किसका है, किसका है, भामा का है, शोभाकार मित्र का है, उद्भट का है या रुद्रट का है, बताइए किस अलंकारवादी आचार्य का है, भामा, शोभाकार मित्र, उद्भट या रुद्रट, किसका है ये। तो भामा की बात करें तो भामा का कौन सा है, काव्य अलंकार है। ठीक है, आपके उद्भट का क्या है, काव्य अलंकार सार संग्रह है। ठीक है, ठीक है, रुद्रट का क्या है, काव्य अलंकार है। तो बच्चे कौन आपके, शोभाकार मित्र। तो किसका है ये, अलंकार रत्नाकर आपके शोभाकार मित्र का। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। चलते हैं आगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें भी एक कथन है, एक युक्ति है, तो इसको हमें बताना है। किसने कहा है कि अनलंकृति पुनः क्वापी किसकी युक्ति है, अनलंकृति पुनः क्वापी किसकी युक्ति है, किसकी है, ये पूछा गया है आपके। ये जब MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ तो उसमें कथन था। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है। UGC नेट में भी कथन देखने को मिला है ना। तो किसने कहा, ये रुयक ने कहा है, मम्मट ने कहा है, भोज ने कहा है या बामन ने कहा है। तो किसने कहा, ये मम्मट ने कहा है। देखिए कथन आपको याद रखने हैं, क्योंकि कथन कौन सा कब कहाँ से पूछ लें कह नहीं सकते। ठीक है, तो ज़्यादा यही कोशिश कीजिए। देखिए नॉर्मल चीज़ें सबको याद हैं, सबको पता है कि यही चीज़ आनी है। और उसमें डिफरेंट क्या होता है कि कथन छूट जाते हैं हमसे, कथन नहीं छोड़ने इस बार। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि परिणाम, उल्लेख, विकल्प और विचित्र नामक 4 नवीन अलंकारों की उद्भावना किस आचार्य ने की। आपको इसमें यहाँ पे आपको परिणाम दे दिया गया है, उल्लेख दिया है और विकल्प और विचित्र, ये नवीन अलंकार हैं। इसकी उत्पत्ति या इन अलंकारों को कौन सा विद्वान लाया, वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। कौन लाया, आपको लाए थे रुयक। ठीक है, याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था ये। ठीक है, परिणाम, उल्लेख, विकल्प और विचित्र। ठीक है, तो इनको लाने वाले कौन से विद्वान हैं, रुयक हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें भी देखिए आपको 4 क्या है, अर्थालंकार देखने को मिलेंगे। तो इनका विभाजन किसने किया, जैसे वास्तव, उपमेय, अतिशय और श्लेष। तो इन चारों का वर्गीकरण अर्थालंकार के रूप में किस विद्वान ने किया, ये आपको बताना है। बामन ने किया, रुद्रट ने किया या भामा ने किया या जयदेव ने किया। तो किसने किया है, आपके रुद्रट ने। किसने किया है, रुद्रट ने। ऊपर वाला ने क्या बताया आपको कि परिणाम, उल्लेख, विकल्प, विचित्र का नामक 4 नवीन अलंकारों कौन लाया, रुयक लाए थे। और वहीं वास्तव, उपमेय, अतिशय, श्लेष अलंकार की उद्भावना किसने दी, आपके रुद्रट ने। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि चित्र मीमांसा खंडन के रचनाकार कौन हैं। देखिए कंफ्यूजन यहाँ पे कैसे होगी, क्योंकि चित्र मीमांसा की बात करें तो आपको अप्पय दीक्षित याद आते होंगे, है ना, क्योंकि चित्र मीमांसा किसकी रचना है, चित्र मीमांसा किसकी रचना है, अप्पय दीक्षित की। लेकिन अब देखिए यहाँ पे चित्र मीमांसा खंडन की बात की जा रही है, तो जो अप्पय दीक्षित की जो रचना है चित्र मीमांसा, उस पर क्या है, जगन्नाथ, उस पर क्या है, जगन्नाथ ने क्या है, अपनी आलोचना की, यानी कि आलोचना लिखी। तो उन्होंने एक पुस्तक का निर्माण किया जिसका नाम क्या था, चित्र मीमांसा खंडन। तो यहाँ पे आपको 2 चीज क्लियर हुई कि चित्र मीमांसा खंडन क्या है, ये किसी विद्वान की रचना पर लिखी गई आलोचना कृति है। ठीक है, तो कौन से विद्वान पर लिखी गई है, अप्पय दीक्षित की चित्र मीमांसा कृति पर, और वहीं चित्र मीमांसा खंडन के रचनाकार कौन है, जगन्नाथ। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में क्या आपको 15 क्वेश्चन कराए गए हैं। ऐसे ही आपको अगली क्लास में मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।